हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मीनिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून का द हिंदू एडिटोरियल। तो इस वीडियो को, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर कोई भी सुझाव देने हैं आप तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे हम मान लीजिए उसको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप उसको बताएंगे तो हम उसको अपने हिसाब से या फिर आपके जो भी आपके सुझाव होंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ फ्रेंड्स। तो कोटेशन आज का हमारा जो रेसिज्म टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आपका आता है एसे का वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अब और ये क्यों चर्चा में, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूएसए में जिस तरह एक अफ्रीकन अमेरिकन की जो है मृत्यु हुई है, तो इसीलिए ये चर्चा में काफ़ी है। तो इसका ये जो आपका कोटेशन है ये लिखा गया था बराक ओबामा द्वारा। ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका कहना है, इफ़ समबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू दैट्स नॉट समथिंग यू क्रिटिसाइज, दैट्स समथिंग दैट यू अप्रिशिएट। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपसे कोई डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे कोई भी आपसे डिफरेंट है, वो चाहे उनका कल्चर डिफरेंट हो, चाहे वो उनका पहनावा डिफरेंट हो, चाहे उनकी रिलीजन, कास्ट या फिर कलर्स। मतलब मान लीजिए आप गोरे हैं और वो सांवले हैं, तो अगर इन सब चीज़ों का अगर कोई अंतर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम एक समाज में रहते हैं और अगर हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे इन सब बेसिस पे, तो इससे क्या होगा, जो एक हार्मनी है हमारे समाज में वो डेवलप नहीं होगी और हमेशा केओस जो है बना रहेगा एक दूसरे में, और हमेशा मतभेद बने रहेंगे एक दूसरे के मध्य। जैसा अभी हम देख रहे हैं यूएसए में देखने को मिल रहा हुआ है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग वो इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक पुलिस द्वारा एक अफ्रीकन अमेरिकन की जो है एक नृशंस हत्या कर दी गई है। वहाँ पे हमने देखा जिस तरह वहाँ पे उन गला घोट के हत्या की गई, तो ये एक काफ़ी निंदनीय है और इससे जो समाज में एक कह सकते हैं कि जो हारमोनी है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है उससे। तो ये पूरा कोटेशन है फ्रेंड। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन जो कल का क्वेश्चन से पहले उसको देख लीजिए और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन छुटा हुआ कौन सा कथन सही है? तो पहला आपका क्या है ऑप्शन, कि ये एक एक्टिविटी है जो सेंट्रल बैंक कंडक्ट करती है अपने इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो यही आपका ऑप्शन सही है, बाकी जो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारे इंडिया में उससे जुड़े कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको वो देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इसको हमने कल भी देखा था। ऐसे जो नेवी शिप्स होती हैं जिसमें आपकी जो फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं या फिर कह सकते हैं जेट्स वगैरह होते हैं, वो मतलब उस पर लैंड कर सके और वहाँ से टेक ऑफ कर सके। तो ये मेनली होते हैं फ्रेंड। तो पहला क्या है ऑप्शन आपका, कि आईएनएस विक्रांत को अपने इंडियन नेवी में पहली बार इंडक्ट किया गया था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है, कि अभी इंडिया के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बात करें तो अभी सिर्फ एक ही जो इन सर्विस में है, अभी आगे की बात कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड। तीसरा क्या है, कि आईएनएस विशाल को 2025 तक इंडियन नेवी में कमीशन करने की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया ये भी। तो इससे आपका जो डी ऑप्शन है ये सही हो गया, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे फ्रेंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल के साथ फ्रेंड। तो पहला आपका क्वेश्चन आपका आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, कि अभी सरकार ने अनलॉक जैसा लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए सरकार बहुत सारे ऐसे मेजर्स, मतलब कि ऐसे ऐसे गाइडलाइंस जारी कर रही है जिसमें उन्होंने कहा कि जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको ओपन कर दिए हैं। तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में। तो ऐसा एक स्टडी में देखने को मिला है कि आपका एक यूएसए में स्टडी कंडक्ट हुई थी, जो वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपके जो एपिडेमिक्स होते हैं उनको उनको स्टडी करते हैं। उनका कहना यह था, जिसमें से आपके 43 ऐसे मतलब 200 रिस्पॉन्डेंट थे, जिसमें से जो 43% थे उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आपके रिलीजियस प्लेसेस मीन्स हैं, इनको 1 साल तक या फिर चीज़ों को मतलब बंद किया जा सकता है, ऐसा उनका रिस्पांस रहा है मेनली। तो ज़रूरत यही है अभी। तो अभी ये ऐसा मिस देखने को मिला हुआ है। तो देखिए तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे इसमें ये कह रहे हैं, इस पूरे आर्टिकल में कह रहे हैं कि देखिए जो आपके रिलीजियस गैदरिंग्स है वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए चाहे वो उसमें कितना भी सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दे, चाहे वो ई पास जारी कर दे, आपका डिस्टेंस मार्किंग जो देखिए अब देख रहे होंगे स्टेशन पे, मंदिरों पे ऐसे गोला गोला करके जाके एक फिजिकल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन, चाहे वो आपका पीपीई ही क्यों ना दी जाए, लेकिन जो एक इन्फेक्शन का वो है वो खतरा हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि वो इतना आप ध्यान नहीं दे पाएंगे हम कोई भी चीज़। तो ये अभी इसकी पूरा करेंगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं कि देखिए जैसा
ये मतलब कि जो सरकार की इकोनॉमी, सरकार देख रही है कि इकोनॉमी पूरा मतलब क्रिपल कर रही है पूरे 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 जितने भी स्टेट्स हैं। तो उसको करने के लिए सरकार जो एक ये मेजर्स ला रही है, तो उसमें सरकार को करना चाहिए जो भी आपकी ऑप्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो ज़रूरत नहीं हो, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसको तो अभी अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे पास जो मीन्स हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करना, उसको कह सकते हैं कि उसको चीज़ों को ट्रीट करना काफ़ी दिक्कत हो सकती है आगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीएमआर ने ये एक स्टडी किया था, तो 1990 से लेके अब तक जो एक कह सकते हैं कि जो एक 80% तक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी एक उसमें वृद्धि हुई है। और हम जानते हैं कि अगर आपका कोरोना वायरस का उनको एक्सपोज़र होता है तो उनकी डेथ प्रेवलेंस उनमें ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा था कि जिन पेशेंट्स के अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ पहले से हैं उनके अंदर जो एक डेथ फैटेलिटी रेट है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। तो ये सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि लॉकडाउन लगने के बाद भी उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, फिर भी मतलब देखिए नंबर ऑफ़ केसेस हैं बढ़े ही बढ़े थे। तो देखिए इतना इतना करने के बाद भी लगा था। उसके बाद अभी हमने देखा कि जैसा कि मुंबई में जिस तरह चीज़ों को अनलॉक किया जा रहा है, जिस तरह एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जा रहा है, फिर भी जो एक नियम है उसका काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। जैसा हमने देखा कि जैसा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन हो रहा है तो देखिए कितने नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। और देखिए जो नाइट कर्फ्यूज़ हैं, जो एक 9 से रात 9 से सुबह 5 की बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी उसमें उन नियमों का भी क्या मीन्स एक मिस कह सकते हैं कि उनका फ्लाउट लोग कर रहे हैं ऐसा। तो देखिए ये सब करने के बाद जो है जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो एक ये डब्ल्यू एच ओ ने वार्न भी किया हुआ है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से अनलॉक जो कर रही हैं हर कंट्री, अगर वो उसको ओपन नहीं किया जाएगा तो आपका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो उसका एक्सप्लोजन भी मतलब वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब जो अनकन्वेंशनल जो एक एक्टिविटीज़ मतलब जो ज़रूरी नहीं है उसको ओपन ना करे सरकार। जो आपका ये मीन्स वर्शिप प्लेसेस हैं उसको अभी कह सकते हैं कि ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे आर्टिकल में ये ऐसा बता रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल छोटा सा है, इसको हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने ये एक अनाउंसमेंट किया था कि जो दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं मेनली उन्हीं में से हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ पे मतलब सिर्फ वो दिल्ली रेजिडेंट्स ही उसमें उपचार करा सकते हैं। अब उनको कोविड-19 कैसे कोई केसेस आ रहे हैं तो मतलब बाहर के या फिर जो जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है दिल्ली रेजिडेंट्स का, वो वहाँ पे दिल्ली के मेनली जो आपके दिल्ली स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं एनसी, मेनली जो आपके जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है उसमें आप उपचार नहीं कर सकते हैं अगर आप दिल्ली का रेजिडेंट्स नहीं है। ऐसा उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, लेकिन फिर जो वहाँ के गवर्नर हैं दिल्ली के, अनिल बैजल जी, उन्होंने इस अनाउंसमेंट को कह सकते हैं कि ओवर रूल कर दिया। और फिर उसके बाद कहा क्योंकि जो आपका ये मीन्स राइट टू हेल्थ है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो आपका आर्टिकल 21 में आता है। तो ये इसकी जो है ये पूरा इसमें आर्टिकल में बात कर रहे हैं। और दिल्ली के ही केस में अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका वो एक कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने जो देखिए आईसीएमआर की गाइडलाइन जारी किए थे कि जो टेस्टिंग हो रही है उसमें सभी जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना वायरस कंफर्म केसेस हैं, वो चाहे आपके एसिम्टोमेटिक केसेस भी हों उनको भी टेस्ट करने की बात उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको कह सकते हैं कि उसको रिमूव कर दिया, मतलब जो उसको एसिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको उस क्लॉज को ही रिमूव कर दिया था। तो फिर उसको जो आपके वहाँ के गवर्नर है उसको उसको ओवरटर्न कर दिया था, फिर से उसको मतलब ये काफ़ी उसमें देखने को मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, अगर टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी तो हम लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे ना कि केसेस कहाँ पे हैं, कितने नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल में इसकी बात कर रहे हैं, और कुछ बात कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा आर्टिकल जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारे मीन्स इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनके प्रोडक्शन को, मतलब जो चीज़ें हैं आपकी मैंने जो आपकी लोकल जो मीन्स अपने देश में पैदा की जा सकती हैं उसको ओपन करने की बात मेनली कर रहे हैं। और अगर देखिए तो जो ये आपका ये वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट है, इसको अगर जो सिटीजन्स हैं मेनली अगर उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हैं या उसको परसीव नहीं करते हैं
तो देखिए जो इसका एक इफ़ेक्ट होगा वो फार रीचिंग होगा। और वो क्यों होगा इस पूरे आर्टिकल में बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने देखा, इसमें कुछ अपनी कहानी बता रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मुख्य पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह आपकी जो विलेज की डेमोग्राफी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं मुंबई से, दिल्ली से, बड़े बड़े आपके जो राज्य हैं वहाँ से अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि जो हमारे एक हिमालयन फुट हिल्स वहाँ पे, जहाँ पे आपके पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गए, तो वो फिर से वहाँ पे वो रीपॉपुलेशन उनका हो रहा है। तो देखिए इसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पे मतलब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और फिर वहाँ पे जो उनका एक लाइवलीहुड है वो धीरे धीरे अपना वो चेंज कर रहे हैं। तो सरकार को क्या क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि जो एक सोशल सेफ्टी नेट है उसको थोड़ा सा वाइड करें, और एक जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं जैसा स्कूल हो गया, क्लिनिक्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ रैंप अप करें, मतलब उसको उनका जो नंबर है उनको बढ़ाएं। क्योंकि अब वहाँ पे हैं बोलो तो अपने जो उनके लाइवलीहुड हैं वो तो काफ़ी कुछ तो ऐसे होंगे जो लौट के मतलब आना नहीं चाहेंगे। मेनली एक डर भी है, और जो भी चीज़ें हैं अब क्योंकि उनके काफ़ी लोगों की तो जो वहाँ पे इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी हुई है, तो फिर वो लौट नहीं पाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों की, ये सब करने की आवश्यकता अभी सरकार को है मेनली। तो आगे इसमें बात कर रहे हैं कि हाँ, तो आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसे देखिए हमारे जो विलेजेस हैं मेनली, तो उसमें जो उनकी और सरकार को एक ये भी देखने की आवश्यकता है कि जो विलेजेस हैं उसमें सिर्फ फार्मर्स और लेबरर्स नहीं है मेनली। अब जो एक उनका परसेप्शन बना हुआ है कि हमारा जो विलेजर्स में जो मेनली नॉन स्किल्ड पर्सन्स और जो फार्मर्स हैं उसके बियॉन्ड भी देखने की आवश्यकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको जो किसान क्रेडिट कार्ड और एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी से जो है हो जाए, क्योंकि अब जो एक डायनेमिक्स है आपका एम्प्लॉयमेंट का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे मतलब वहाँ पे लौट रहे हैं, तो वो एक कह रहे थे कि वो क्योंकि अब वो हर हर क्षेत्र से लौट रहे हैं, मतलब कुछ आपके टेक्निकल भी होंगे। तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसी की फॉर्मेशन करें जिससे उनका स्किल को डेवलप किया जाए, और एक नए तरीके से जो उनका एक कह सकते हैं कि जो उनका लाइवलीहुड है, जिससे वो मतलब जहाँ पे वो अपने स्टेट में, जहाँ पे एक रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कर रहे थे, उसको उनके विलेज के अराउंड ही प्रोवाइड करने की ऐसे पॉलिसी बनाई जाए। तो अभी जो हमने बात किया था कि वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए जो आपका लोकल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। वो देखिए एक लोगों में क्या बना लिए हैं एक पर्सपेक्टिव कि सरकार टैरिफ होगा, कोटा और कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टूल लगाए ताकि जो बाहर के प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में ना आए। ये ऐसा अभी परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन देखिए हमने जिन जिन क्षेत्रों में एक कह सकते हैं कि ग्लोबल अपने आप को एक स्टैब्लिश किया हुआ, चाहे वो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपका टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम देखें मेनली जो आपका हम देख रहे हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर है मेनली, जो इंडिया में काफ़ी, पूरे विश्व में काफ़ी इंडिया का अच्छा पोजीशन है। तो वो देखिए वो बाहर के ही, मतलब जब बाहर के लोग यहाँ पे आए, इन्वेस्ट किए, तभी जो यहाँ के मीन्स क्षेत्र हैं वो डेवलप हो। चाहे और हम सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, तो उन सब क्षेत्रों में जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है जो इंडिया पूरे विश्व में एक बना लिया है, वो बाहर के मतलब फॉरेन के कंट्री जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के बाद ही हमने डेवलप किया हुआ है। और आगे इसमें एक चीज़ बता रहे हैं कि देखिए जैसा अगर हम बात करें कि तो जो आपका प्रोडक्ट होता है, जैसे एक इंस्टेंट बता रही हैं कि उनकी एक फ्रेंड से इन्होंने जो है बात किया, तो उन्होंने बताया कि हम बाहर का जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो चीप है या फिर एक अच्छी डिज़ाइन है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि क्योंकि वो ब्यूटीफुल, मतलब वो काफ़ी सुंदर होता है। इसमें एक क्वालिटी का काफ़ी मतलब उसमें बता रहे हैं। और देखिए फिर कुछ और देन एग्जांपल कि जैसे हमने जो एक सस्टेनेबल एनर्जी का एक जो इनिशिएटिव हमने लिया, जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपका सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो वो हमने जो जर्मनी है और कैलिफोर्निया है और चाइना का जो एक मास प्रोडक्शन कर रहा है सोलर पैनल का, उसको हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है अपने अपने कंट्री में मेनली। तो देखिए ये सब चीज़ें बाहर से हुई अडॉप्ट, ना कि जो लोकल गवर्नमेंट है उन पे एम्फेसिस करके हुआ है। तो देखिए ये एक जो कंसेप्ट है उसको बदलने का हो सकता है, मतलब कि जो एक ग्लोबल इंगेजमेंट है उसको लिमिट करके हम ऐसा नहीं कर सकते, जो बाहर की जो एक नई नई टेक्नोलॉजी उसको हम लिमिट करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये मेनली पूरी इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसमें आगे और एक दे सुझाव कि जो आपका, अगर आपको जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी कह सकते हैं कि अगर आपको एक सस्टेनेबल कम्युनिटी या फिर एक रिजिलियंट कम्युनिटी अपने एक
विलेज जो कह सकते हैं कि उनको बनाना है, तो ज़रूरत ये है कि जो एक सेंट्रलाइज्ड और एक जिसमें कह सकते हैं कि जो उनका एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको थोड़ा सा उनके पावर को डिवॉल्व करने का हो सकता है। मतलब उनको थोड़ा सा स्टेट्स को और जो मेनली आपकी लोकल गवर्नमेंट हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको प्रोवाइड करने का हो सकता है। उनको ऐसा कुछ सर्टेन पावर या फिर एक कह सकते हैं कि फंड और एक सपोर्ट और एक ट्रस्ट जो है उन पर डेवलप किया जाए, ताकि जो एक कह सकते हैं कि जो एक नॉलेज है सेंट्रल मतलब एक सेंट्रल लेवल पे उसको थोड़ा सा आपके नीचे मतलब उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने का हो सकता है। क्योंकि देखिए जो आपके लोकल पीपल होते हैं उनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिशंस होते हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और उनके प्रोडक्ट एक ग्लोबली और एक कह सकते हैं कि नेशनली भी जो है उसको अच्छा एक कह सकते हैं कि उनका रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। तो ये करने की आवश्यकता ये पूरा इसमें सलाह दे रही हैं। तो आगे कह रही हैं कि देखिए अगर हमको मेड इन इंडिया का उस पे करना है तो हमें अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ करके नहीं कर सकते हैं, उसको ओपन करना होगा। ताकि अगर उसको ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम एक आइसोलेट हो जाएंगे और एक मीडियोक्रिटी का एक कह सकते हैं कि हो सकते हैं। और इससे जो हमारी पॉवर्टी है और जो एक कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में ऐसा कोई भी पेंडेमिक आता है तो जो उससे वल्नरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम बाहर के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ही अंदर उसको क्लोज कर देंगे, तो उससे काफ़ी नुकसान भी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कहते हैं फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व की बात कर रहे हैं। तो फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व इसके से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि शुरुआत कर रहे हैं कि देखिए दो ऐसे कर्व की बात कर रहे हैं जो काफ़ी 2 सेंचुरी मतलब 200 सालों से उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसके बाद से बात कर रहे हैं। तो पहला कर्व बता रहे हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक कर्व है, ठीक है, और मेनली जो आपका ग्रीन हाउस गैस का है उसका एक कर्व। दूसरा बता रहे हैं जो आपका एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का कर्व है, वो दोनों में उसमें स्टीप राइज देखने को मिला हुआ है। तो जो पहला आपका बता रहे हैं इसमें जो बता रहे हैं कि आपका 1800 मतलब कि जब आपका 1850 के बाद जो है जो आपका मेनली बता रहे हैं जो आपका CO2 का एमिशन था वो 0.2 बिलियन टन्स था। ये 1850 में था, ठीक है, ये आपका एनुअल एमिशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये 2018 में 36 बिलियन टन बढ़ गया। मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है। तो मैंने डेटा की बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा वेजिटेशन था उसको हमने काफ़ी जो है ख़राब मतलब काफ़ी ख़राब किया हुआ है, काफ़ी उसको हमने वो किया। और जो हमारे मीन्स कह सकते हैं जो फ्यूल निकले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से उससे काफ़ी हुआ है। और जो आपका फॉरेस्ट है उसको हमने बर्न किया, एग्रीकल्चर को जो है एक्सपैंड किया, सेटलमेंट्स काफ़ी घर बने। क्योंकि उसके बाद काफ़ी जब हमारा अर्बनाइजेशन हुआ तो लोग जो है गांव की तरफ मीन्स गांव से छोड़ के शहरों की तरफ बढ़े। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे काफ़ी जो हमारे पेड़ पेड़ वगैरह थे और जो मीन्स वाटर बॉडीज़ थी उस पर काफ़ी कह सकते हैं कि एक उस पर ह्यूमन कैप्चर वो पूरा हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा कार्बन का ये सब क्षेत्र हैं जहाँ कार्बन को सक किया जाता है वो मतलब ख़त्म हो गया मेनली। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो आपका 1/2 ऑफ CO2 एमिशंस है वो काफ़ी जो है कम हो गया। जैसा हम जिस तरह हमने वेरिएशन को धीरे धीरे बढ़ाया और जिस तरह हमने जो मीन्स ओशंस हैं उसमें भी ये क्षमता होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे भी जो अभी इस समय अगर हम बात करें तो जो 1850 में अगर हम देखते हैं तो 1850 में जो CO2 का एक लेवल था वो आपका कह सकते हैं कि 280 पार्ट्स पर मिलियन था। वो अभी क्या बोलते हैं 2018 में 407 पार्ट्स मिलियन हो गया है। तो ये मेनली इसकी बात पूरा करते हैं। ये आपका पहला कर्व की बात करते हैं। दूसरा कर्व क्या बात करते हैं, जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 1850 में जो है से जो है ये धीरे धीरे बढ़ा है। उसके बाद जो फिर 1975 की बात कर रहे हैं उसके बाद भी ये जो मतलब कि इसका अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। और फिर 2015 से और 2019 तक की बात कर रहे हैं कि जो आपका मेनली बता रहे हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ा हुआ है। मतलब कि सबसे वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है मेनली। ये इसकी पूरी बात करते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि देखिए जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ आपका टेम्परेचर के चेंज होने से ही नहीं होता है, बल्कि जिसमें जो और अलग आपके वेदर आपके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, ठीक है, ये सब भी इसके इफेक्ट होते हैं। जो आपका ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है
इन सब के माध्यम से भी, और उसके जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ऐसा हमने देखा कि हरिकेन्स आ रहे हैं, हीट वेव्स हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के होने के बाद मेनली। और ये सब भी इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा तो फिर इन सब चीज़ों में भी मतलब कि आपका चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा चेंज होगी, आपका रेनफॉल भी अनयूजुअल होगा हमेशा, विंड स्पीड मतलब हमेशा चेंज मतलब होगी, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं विंड स्पीड कैसे किस तरह मूव करती है, विंड कैसे मूव करती है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ, मतलब इन सब चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे मेनली। और इससे ही आपका जो फ्लड्स वगैरह है, ड्रॉट्स वगैरह है, अब हम देख रहे हैं किस तरह वो अनयूजुअली हो रहा है, जिस तरह हमने अभी देखा अम्फान आया, फिर उसके बाद आपका जो निसर्ग आया, तो ये सब इसी के इफेक्ट है, आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसी के ये इफेक्ट है मेनली। और इससे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं मेनली, जैसे आपका जो है 2003 में जब आपका मीन्स यूरोपियन हीट वेव हुआ था, उससे 70,000 लोग मारे गए थे। और 2015 से 2019 में हमने देखा कि जो आप सबसे वार्मेस्ट एरिया, इसको हमने पहले डिस्कस किया, 2019 में हमने देखा जो आपका अमेजॉन फॉरेस्ट वहाँ पे फायर लगी, तो वो आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज के ही होने से हुआ है। और 2019-20 में जो आपका ऑस्ट्रेलिया में भी आपका कह सकते हैं कि काफ़ी डिवास्टेशन हुआ था, जब का मीन्स फॉरेस्ट में आग लगी थी। तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि किस तरह ये सब इसके इम्पैक्ट हैं, किस तरह ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है। तो उसके बाद जो है आगे बता रहे हैं कि एक स्टडी हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब, उन्होंने जो है ये कहा है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें जो एवरेज समर टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। तो जो आपका एक्सट्रीमली हॉट डेज होता है वो कब होता है, जब आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ये आपका 2010 में 5 दिन तक था। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक ये 15 दिन तक आपका जो सबसे वार्मेस्ट हॉट डेज रहता है वो रहेगा, एक्सट्रीमली हॉट डेज रहेगा वो रहेगा। फिर 21 तक कैसा होता क्या होगा, आपका जो 42 दिन तक लगातार ये एक्सट्रीमली हॉट डेज होगा ये मेनली। तो मतलब आप देख सकते हैं किस तरह ये आपका चीज़ें मतलब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, मतलब आगे भी जो का इसका ये मतलब कि अगर इसी लेवल पे हम लोग अपने चीज़ों को उसका जो हमारे प्राकृतिक संसाधन उसका दोहन करते रहेंगे तो आगे ये बढ़ता रहेगा मेनली। तो इसके लिए क्या क्या हम लोगों ने किया है ये हम देख लेते हैं एक बार। तो आगे बता रहे हैं कि जैसा इस क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए जो जो कह सकते हैं कि एक शुरुआत में इसमें करने बाद कि देखिए एक हमेशा विरोधाभास बना हुआ है कि अगर हम लोग जो है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे तो जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसको बंद करना पड़ेगा। और हम जान रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ही हैं जिस पे आपके जो डेवलप्ड नेशन है उस पर वो डिपेंड करते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपके मेनली डेवलप्ड नेशन है। तो अगर उसको बंद कर देंगे जो उनकी इकनॉमी वो काफ़ी क्रिपल कर जाए, मतलब वो काफ़ी जो है कह सकते हैं कि एक डाउन टर्न उसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा एक कह सकते हैं कि कंसर्न देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी आपका जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो थोड़ा सा कम अपने इस पे वो दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे बात कर रहे हैं, तो अभी एक स्टडी बता रहे हैं इसमें, मतलब कि एक पूरा एक इनका एस्टिमेट है कि जो आपके डेवलप्ड आपके जो रिच नेशंस हैं वो पर ईयर $500 बिलियन अपने कंट्रीज़ में जो मेनली आपके जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेनली जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे लगाते हैं जिसमें जो उनका एमिशंस है वो काफ़ी कम हो, ये ऐसा किया जाता है। और फिर आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये है, इन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है अगर 2035 तक, अगर जो हमारा एक जो टेम्परेचर का लेवल है, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके पहले जो 1.5 डिग्री सेल्सियस था, अगर वहाँ तक हमको लाना है, ठीक है। ये इनका पूरा इसमें बता रहे हैं, ये इनकी रिपोर्ट है जो आपकी IPCC रिपोर्ट है, ये उसमें बताई है। और इसका मतलब पूरा हम उसको एक पर्सपेक्टिव में रखें पूरा एक उसमें, तो बता रहे हैं कि 2.5% जो है आपका जो ग्लोबल GDP है वो जब स्पेंड होगा सब, मतलब कि लगातार 2035 तक, तभी जो एक कह सकते हैं कि एक जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था उसको हम लोग अटेन कर पाएंगे। तो आगे बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें स्टेप जो है लिया गया हुआ है। तो देखिए जैसा कि आपका यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ 2009 में, उसमें ये प्रेडिक्ट किया गया, उसमें ये एक प्लेज किया गया था डेवलप्ड नेशन के द्वारा कि वो $100 बिलियन जो है डेवलपिंग नेशंस को देंगे ताकि 2020 तक मेनली, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में इंस्टॉल करें ताकि जो एक उनका मीन्स एमिशन है वो कम हो मेनली। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये पाया गया है कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो मेनली जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके यहाँ हुआ है। तो जो एमिशन हुआ है, जो एक टेम्परेचर का राइज हुआ है, वो मेनली उसी के लिए, मतलब जो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है मेनली। तो ये इसीलिए ऐसा उन्होंने ऐसा प्लेज किया हुआ था। तो उसका कुछ रिजल्ट बता रहे हैं कि कितना अब उन्होंने अभी तक दिया, वो 2017 में बता रहे हैं कि एक डेटा का के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो है 2017 तक 71 बिलियन डॉलर उन्होंने जो है स्पेंड किया हुआ है, जिसमें आपका जो
और मेनली वो आपका जो मिटिगेशन लेवल है, मतलब मिटिगेशन एक्टिविटीज़ है, उसी पे उन्होंने जो है स्पेंड किया है। और मतलब कि कम 20% से कम उन्होंने अडाप्टेशन पे उन्होंने जो है स्पेंड किया हो। तो आपका मिटिगेशन और अडाप्टेशन क्या है, ये हम जान लेते हैं। जो आपका मिटिगेशन होता है, ये कब हम लोग करते हैं, ये जब वो उसका कॉज, मतलब कोई भी मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो उसका कॉज क्या है, उसको कर्व करने के लिए हम लोग मिटिगेशन एसिड एक्टिविटीज़ का या फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और अडाप्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड, अडाप्टेशन जब उसका इफेक्ट क्या हो, मतलब कि ग्लोबल जब आपका CO2 एमिशन ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको कम करने के लिए, उसको हम लोग जो है उस पर उसको अडॉप्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो आपका अडाप्टेशन होता है। तो जो आपका अडाप्टेशन होता है, टेक्निक या मेथड्स, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और मिटिगेशन क्या होता है, वो आपका शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने 71 बिलियन डॉलर किया है, उसमें से जो आपका मेजॉरिटी ऑफ उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ मिटिगेशन एक्टिविटीज़ पे ही उसको उन्होंने स्पेंड किया हुआ है। अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ आपको, तो आपको ऐसे समझिए कि जो आपका अडाप्टेशन एक्ट मीन्स आपका मेथड है, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे क्रॉप्स को डेवलप किए जाएं जो आपके जो क्लाइमेट राइज हुआ है उसको अडॉप्ट कर सके मेनली, तो ये आपका कह सकते हैं कि अडॉप्टेशन टेक्निक हुआ, ठीक है। और ऐसी टेक्नोलॉजी को ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को, जिससे आपका एमिशन कम हो। तो ये आपका मिटिगेशन स्ट्रेटजी, आपका मिटिगेशन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये मिलने बता रहे हैं। अगर उसके बाद बता रहे हैं कि इंडिया, उसके बाद फिर जो इन्होंने जो है मिटिगेशन एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, 3 बिलियन डॉलर की बात कर रही हैं। उसके बाद कर रहे हैं कि ये सिर्फ इन्होंने जो है, ऐसा नहीं कि कोई डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है उसमें उन्होंने जो है दिया हुआ है, उसमें उन्होंने उन्होंने जो है उन्होंने सिंपली लोन्स दिया हुआ है ताकि वो बाद में उसको रीपे किया जा सके। ये ऐसा उन्होंने किया हुआ है जो आपके मीन्स डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कोविड-19 में किस तरह हमने देखा, जो आपका क्लाइमेट, जो आपका मेनली जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हुआ है। हमने कई इसके इफेक्ट देखे हैं आपके, अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा कि किस तरह जो आपकी नदियाँ हैं वो काफ़ी साफ़ हुई, क्योंकि जो आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़े हुए थे, तो उन्होंने वो काफ़ी उसमें कम किया। और जो मेनली आपका क्लाइमेट है उसमें काफ़ी आपके सुधार देखने को मिला। देखिए अगर आप देखेंगे दिल्ली में पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो गया। तो ये सब देखिए इसके इफेक्ट है कोविड-19 के, किस तरह ये हुआ है। अंत में ये कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को, इसमें कहते हैं कि देखिए अगर हमें जो क्लाइमेट मीन्स जो आपका CO2 का एमिशन है, जो आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, अगर उसको कम करना है मेनली, तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको क्यों जो आपके डेवलपिंग नेशन है उसको क्यों कर नहीं रहा, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में भी कम है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, और डेवलपिंग नेशन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो है उसको वो अफोर्ड कर सकें। तो ये तो आपका क्या बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। अंत में कह रहे हैं कि देखिए जो आपका एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है और एक क्लाइमेट जस्टिस है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। और जिस तरह कोविड-19 से लड़ने में पूरा विश्व एक कह सकते हैं कि एक अलाक्रिटी और एक कह सकते हैं कि जो एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखा हुआ है पूरे विश्व में, पूरे हर कंट्री में, उसी प्रकार क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में जो एक कह सकते हैं कि जो एक रिस्पॉन्स है वो देखने को की जो है ज़रूरत है। तो ये हुआ हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।